हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का आपका नया मॉडल पेपर होगा पॉलिटिक्स साइंस, यानी कि बात करें तो राजनीति शास्त्र का होगा। आपका BA सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो BA पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं, उनके लिए आज की जो क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और सबसे बहुत ही बढ़िया आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें आपके एक ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाएँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और आपको बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो मैं आपको ये पेपर अपडेट करा रहा हूँ, ये आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें सबसे लाभदायक होगा और सबसे अहम भूमिका निभाएगा आपके पेपर में। किस तरीके से हमें वहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी को लिखना है, तो इस तरीके से ये आपको पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए आपको बताते हैं आपका आज का जो क्वेश्चन होगा। आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर आप लोग पहले समझिए कि मॉडल का आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा और कितने क्वेश्चन आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आपके वीडियो के यानी कि मॉडल पेपर की तरफ। अब ये आपका रहा मॉडल पेपर, यानी कि इसमें आपका दिया है कि BA प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र। प्रश्न पत्र आपका आएगा राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा ये आपका होगा, यानी कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो इस तरीके से आपका होगा पेपर। इसमें टाइम आपका 3 घंटे का होगा। यहाँ पे खंड आ दे रखा है, खंड का में आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में होना चाहिए। पहले का फर्स्ट आता है दोस्तों कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं इसकी अवधारणा क्या है, ये चीज़ें आप समझिए। आंसर में लिखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य। इसमें लिखा होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की जो शक्ति का प्रयोग है किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो किसी वर्ग या किसी शक्ति के लिए नहीं कहता है, वो किसी कल्याणकारी राज्य के लिए नहीं कहता है, बल्कि पूरे जो राज्य में पूरे जनता होती हैं उनके लिए किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्न रूप से माने गए हैं। पहला तो आपका आता है इसमें कि आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था में अगर बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके घर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, घर के में रहने के लिए मकान है या नहीं है, या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति है यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी व्यवस्थाएं इसमें दिया जाता है। फिर आपका आता है इसमें दूसरा राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा जो होती है, मान लो किसी दूसरे राज्य ने या दूसरे गांव के लोग आपको किसी चीज़ में आपको कुछ भी राजनीतिक सिस्टम से आपको फंसाने चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य में ये चीज़ें वहाँ पे आपको रक्षा करती है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, समाज से जो दुष्प्रभाव मिलते हैं आपको वो आपको यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद फिर राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि जो राज्य की जो कार्य क्षेत्र हैं यानी कि कार्य करने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि किया जाता है। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवरणों पे किसी चीज़ का सहयोग किया जाता है, उसमें उनकी भावनाएं जागृत किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में था। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम क्या है। सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि निर्वाचन में जो राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार की जो सूची जारी की जाती है उसी को लिस्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि लिस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि लिस्ट बाय लिस्ट अलग अलग राज्यों की जो जारी होती है चुनावों में, जो जब निर्वाचित किया जाता है अपने राजनीतिक दलों को, तो जो उसके उम्मीदवार की बात करें, जो व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव में,
तो इसमें मतदाता अपना मत उम्मीदवार को नहीं बल्कि अपने मत किसी एक राजनीतिक दल को देता है और दल को प्राप्त मत के आधार पर उसके उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। तो यही होती है सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम होता है हमारा। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन कि राजनीतिक विज्ञान एक कला है। अब तीसरा क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान एक कला है। इसमें आपको लोगों को लिखना है कि राजनीतिक एक विज्ञान के साथ एक कला भी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका कि राजनीति शास्त्र जो एक विज्ञान के साथ भी एक कला है। ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कला है, यानी कि जो हमारा ज्ञान है हम अपने वास्तविक जीवन में अगर प्रकट करते हैं या प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ के रूप में हम लोग उस पर प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं कला। अब कला मनुष्य के जीवन का निरूपण और निर्माण दोनों करती है। गेटल ने राजनीति को विज्ञान एवं कला दोनों माना है। जो गेटल महाशय है वो राजनीति शास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है। ब्लंटसली जी ने लिखा है कि राजनीति में विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। और वक्ल ने भी यही चीज़ें इन्होंने बताया है कि पिछड़ी हुई कला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि ज्ञान की जो वर्तमान स्थिति में राजनीति विज्ञान परिभाषा से तो बहुत दूर है ही, वह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और कला दोनों हैं। तो इन्होंने यानी वक्ल जी ने ये राजनीति को पिछड़ी और कला के रूप में स्वीकार कराते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन कि चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि आंतरिक संप्रभुता क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है कि आंतरिक संप्रभुता किसे कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, अब आंतरिक संप्रभुता में लिखेंगे आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य का अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति संपन्न होना। यानी जो संप्रभुता का अर्थ इसमें दिया गया है वो राज्य जो है वो अपनी सीमा के अंतर्गत यानी सीमा के भीतर अपनी जो सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति को संपन्न करना होता है। राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी सत्ता राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती है। यानी कि जो कोई भी सत्ता हो राज्य के अंदर कोई भी सत्ता उसे चुनौती नहीं दे, यही होता है आंतरिक संप्रभुता। गार्नर जी के अनुसार कहा गया है इसमें कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो ये होता है आंतरिक संप्रभुता। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसदीय शासन प्रणाली के 2 उदाहरण लिखिए। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके 2 उदाहरण प्रमुख रूप से निम्न कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हैं। आंसर में लिखना होगा आपको कि संसदीय शासन प्रणाली के जो 2 प्रमुख उदाहरण है वो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन और भारत को संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और जो हमारी भारत है, भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको हमें उदाहरण के रूप में बताया गया है। जिसमें ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली सबसे पुरानी है, उसे संसद का जननी भी कहा जाता है। यानी कि उसे हम संसद का जननी भी कह सकते हैं। वहीं से भारत में संसदीय शासन का ग्रहण किया जाता है और ब्रिटेन में सांसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां, यानी कि लोकमत निर्माण के साधन बताइए। लोकमत निर्माण के साधन कौन कौन से हैं, ये आपको इसमें लिखना है। आंसर में आपको लिखना होगा कि लोकमत निर्माण के साधन मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है इसमें मानव तत्व। इसमें मानव तत्व क्या होता है? मानव तत्व वो होता है जो मानव अपने अनुसार सारी चीज़ें आप उसमें लोक निर्माण के तत्व में अपना मानवता पेश करे, वही मानव तत्व होता है। दूसरा समाचार पत्र और प्रेस। समाचार दूसरा आप लोग समझते हो कि जो हमारा न्यूज़ होता है और प्रेस होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं लोकमत निर्माण में। फिर तीसरा आपका आता है रेडियो और सिनेमा। रेडियो और सिनेमा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर चौथा आपका आता है इसमें सार्वजनिक सभाएँ। फिर 5वां आपका आता है इसमें दूरदर्शन। छठा शिक्षण संस्थाएं।
सातवां निर्वाचन और आठवां आपका आता है धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक संघ। और फिर नौवां आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो राजनीतिक दल से मिलता है। तो ये हमारे लोक मत निर्माण जो होते हैं इसके प्रमुख साधन माने गए हैं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर ना हो तो वो हमारे लोकमत जो निर्माण होता है वो साधन विहीन हो जाएगा। तो ये 9 जो है मुख्य रूप से माना गया है आपका। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब आपका आता है छठा क्वेश्चन कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। इसमें आंसर में लिखना होगा कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में और अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जो 25 से 28 के बीच में दे वो अपने आप में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का जो धार्मिक है वो धर्म भी स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी धर्म को हम परित्याग कर सकते हैं। भारत सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी भी धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक के बीच में माना गया है। तो ये होता है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक ही माना गया है। उसके बाद फिर सातवां आपका क्वेश्चन आता है कि समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए। समाजवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या हैं, आइए हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अब आपका इसमें लिखना होगा कि समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति होती है, यानी कि समाजवाद होता है वो समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति होती है तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला इसमें आपका होगा कि पूंजीवाद की समाप्ति। जो पूंजीपति होते हैं या पूंजीवादी जो पूंजीवाद होता है उसको समाप्त किया जाता है। दूसरा समानता का बल, इसमें समानता का बल होता है। तीसरा आपका कि समाज की सर्वोच्चता, यानी कि समाज को सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च माना जाता है। उसके अंदर फिर चौथा सहयोग की भावना, फिर चौथा इसमें माना गया कि सहयोग की भावना को चेष्टा रखता है। पांचवा लोकतांत्रिक विचारधारा होनी चाहिए। छठा आपका आता है कि उत्पादन और वितरण पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो हमारे 6 दिए वो समाजवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं मुख्य रूप से ये 6 माने जाते हैं। पूंजीवाद की समाप्ति मानी जानी चाहिए, समाज की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक विचारधारा होनी चाहिए और उत्पादन और वितरण पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद फिर समानता पर बल देना चाहिए। उसके बाद फिर सहयोग की भावना या यानी कि सहयोग की भावना का चेष्टा होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है। एकात्मक शासन का मतलब होता है दोस्तों, एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा यानी कि शासन का संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होता है। मान लो हमारा कोई राज्य जो है उसका जो शासन है वो हमारे केंद्र सरकार में निहित हो, वही हमारा एकात्मक शासन होता है। अब आगे आपको लिखना होगा कि प्रांतों की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं और केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती है, अर्थात इकाइयों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार कहा गया है, जब संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है तथा स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उसकी स्वायत्तता केंद्र पर निर्भर हो, तब उसे हम एकात्मक सरकार या एकात्मक शासन कहते हैं, जिसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को विभाजित नहीं होता है और राज्य के सभी नागरिकों की एक ही नागरिकता प्राप्त हो। तो यही होता है हमारा, यानी कि यही हमारा क्या होता है दोस्तों, एकात्मक शासन। तो एकात्मक शासन के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शक्ति बंदूक की नली से पैदा होती है, यानी कि शक्ति जो है वो बंदूक की नली से पैदा होती है। क्या है, सत्य है या असत्य? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपको लिखना होगा
आंसर में कि संदूक से जो है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि जो शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है। यह विचार चीनी शासक माओ त्से तुंग ने दिया है, यानी कि माओ त्से तुंग ने दिया है। माओ चीन में साम्यवादी दल का नेता था। जो माओ थे वो चीन में जो साम्यवादी दल के नेता माने गए थे। अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति का नेता वही था, यानी कि जो अक्टूबर में 1949 को चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुआ था उसका जो उस समय का जो नेता था वो कौन था? माओ त्से तुंग थे। सफल क्रांति होने के बाद उसने शासन की शक्ति अपने हाथ में लेकर यानी कि पॉलिट ब्यूरो का गठन किया। उन्होंने शक्ति का जो शासन था वो अपने हाथ में लेकर वो पॉलिट ब्यूरो का गठन किया और यह संस्था नीति निर्माण का कार्य माओ के नेतृत्व में करती थी। उसे किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली नहीं माना और कहा कि शक्ति केवल बंदूक की नली से ही पैदा होती है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। और ये चीज़ें उन्होंने बताया है कि कैसे शक्ति जो है वो बंदूक की नली से पैदा होती है। तो ये चीज़ें यानी कि माओ त्से तुंग ने बताया है ये चीज़ें। उसके बाद फिर आपका आता है सामाजिक संविदा के साथ 10वां क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है खंड आ का। इसमें आपको बताया गया है कि सामाजिक संविदा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा भी जाता है। इसमें लिखना होगा आपका कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में और अनुच्छेद 25 से 58 तक इसमें आपको लिखना होगा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमने आपको वो बता दिया कि जो सामाजिक संविदा है वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 25 से 28 के बारे में याद आ गया मुझे। तो ये टॉपिक आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जो आपका सामाजिक संविदा के साथ जो अपनाया गया हो वो राज्य के उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा और संबंधी विचारकों का कहना था कि एक राज्य एक समझौते के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और सामाजिक समझौते के साथ जो है वो विचार में जो हाब्स हैं, लॉक हैं और रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो सामाजिक समझौता दिया गया है वो किसके नाम से जोड़ा गया है? उनके नाम से जोड़ा गया है, यानी कि हाब्स जी के नाम से जोड़ा गया है, लॉक जी के नाम से जोड़ा गया है और फिर इसका रूसो जी के नाम से जोड़ा गया है। और फिर आपको बता दें इसमें ये 3 महाशय जी हैं जो आपको सामाजिक संविदा के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो हाब्स, लॉक और रूसो के साथ जोड़ा गया है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, ये मुझे पूर्ण रूप से आशा है। और अभी तक वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं ज़रूर लाइक करें और वीडियो को एक दूसरे तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने का पूरा प्रयास किया। आप लोग थोड़ा मेहनत का आप लोग के साथ थोड़ा जुड़ने का प्रयास किया, तो आप लोग थोड़ा हमारे साथ भी जुड़ने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर आपका आता है खंड बा, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा केवल 5 प्रश्न और जो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको लिखना होगा 200 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, ये चीज़ें आपको हम बताएंगे धर्मनिरपेक्ष के बारे में। अब इसमें लिखना होगा आपको कि धर्मनिरपेक्षतावाद राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं उसमें बताया गया है कि अपना कोई राज्य नहीं होगा, वह अपने कार्यों के लिए धर्म का आधार बनाएगा तथा धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखा जाएगा और राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन की नीतियाँ, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि धर्म के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं का संगठन धार्मिक आधार पर न किया जाए। राज्य का कोई धर्म न हो और न्यायालय द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। राज्य के द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी धर्म का त्याग कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि
राज्य धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे, सभी नियुक्तियां एक यानी कि एवं समान योग्यताएं के आधार पर किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता व विभिन्न विचारकों ने निम्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे डॉक्टर कृष्णन के अनुसार कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता का चलना नहीं होता, वरन उसकी तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना चाहिए। यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, इसका मात्र यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। यानी कि संक्षेप में धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और न किसी धर्म का राजकीय धर्म घोषित किया जाए। उसके बाद फिर आपका धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं, इसमें आपका होगा धर्मनिरपेक्षता की निम्नलिखित विशेषताएं मानी गई है। पहला तो आपका आता है इसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें कि दूसरा यानी इसमें सभी धर्मों के प्रति, यानी दूसरा आपका आएगा कि इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होती है। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता है। जो धर्मनिरपेक्ष होता है वो अधार्मिक नहीं होता है, कि धार्मिक के प्रति उनको लगाने की लगाव होता है। फिर चौथा, यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है, यानी कि लोकतंत्र के पीछे यानी कि लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं होता है। इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है, यानी कि धार्मिक जो शिक्षा होती है उसमें निषेध होता है, निषेध का भाव होता है, उत्पन्न होता है। उसके बाद में फिर आपका कि सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलता है। फिर ऐसा राज्य किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आता है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा, कोई भी नागरिक राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं होगा। उसका फिर नेक्स्ट आता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो निरंकुश शासन का विरोध करेगा, यानी कि करता है। तो ये होते हैं आपके धर्मनिरपेक्ष पर होने वाली विशेषताएं, ये मुख्य रूप से विशेषताएं थीं। उसके बाद में फिर आपका आता है उदारवादी राज्य के कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको लिखना होगा कि उदारवादी या व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वो 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक यानी कि लॉक महाशय जी ने उस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। जो लॉक ने कहा है कि मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रकृति में मिले हुए हैं, और इसी आधार पर लॉक राज्य के क्षेत्र में सीमित करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के पूर्व राज्य नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप करना अपना अधिकार मानता था और व्यक्तिवादी विचारकों को इसका विरोध किया और राज्य के कार्यों की सीमित करने का प्रयास किया है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को नागरिकों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जो कार्य नागरिक नहीं कर सकते हैं उन्हीं कार्य को केवल राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आता है कि व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और यह विचारधारा व्यक्ति के महत्व देती है और इसके अनुसार राज्य शक्ति के बल पर टिका हुआ तथा राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यक्ति को पीड़ादायक होता है और राज्य का मुख्य कार्य है केवल व्यक्ति की सेवा करना तथा राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। उदारवादी विचारधारा के अनुसार ऐसे साध्य हैं तथा राज्य साधन है। राज्य की अस्तित्व व्यक्तित्व के लिए न कि व्यक्ति राज्य के लिए, और व्यक्तिवादियों के अनुसार सबसे अच्छी शासन प्रणाली वह है जिसमें कम से कम शासन किया जाए तथा अर्थात जिस शासन की राज्य की बाध्यकारी शक्ति कम से कम प्रयोग किया जाए। यानी कि व्यक्तिवादी विचारधारा मुख्य रूप से राज्य के लिए 3 कार्य बताती हैं। पहला, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। दूसरा बताता है कि शांति एवं व्यवस्था में बनाए रखे। तीसरा, संवैधानिक कानूनों को क्रियान्वित करना। और उपयुक्त अतिरिक्त राज्य के कुछ और कार्य माने जाते हैं जो अपराधियों की तलाश एवं उन्हें दंड देना। पाँचवा उनका फिर आपका आता है अपाहिजों की रक्षा करना और संक्रमण रोगों की रोकथाम।
उसका मतलब इसी प्रकार उदारवादी विचारधारा राज्य के कार्यों को सीमित करने का पक्षधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चौथा कि नारीवाद से क्या आशय है, वर्तमान में इसकी महत्वता को सिद्ध कीजिए। अब इसमें आपको लिखना होगा नारीवाद। नारीवाद का प्रारंभ सन 1960 में साइमन डी बायस के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में सेकंड सेक्स में इन सिद्धांत को परिभाषित किया है और यह सिद्धांत नारी को आज़ादी से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होगा तो नारी अपनी सहभागिता में कैसे निभा पाएंगे और नारी की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, इन अधिकारों के अभाव में नारीवाद का कोई औचित्य नहीं है। नारीवाद स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और रोजगार प्राप्त हो। संपत्ति और मताधिकार भी महिलाओं को पुरुषों के समान मिलनी चाहिए। समान कार्य के लिए वेतन उन्हें दिया जाए। साथ ही घरेलू हिंसा और यौन शोषण के विरुद्ध उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। सभी नारीवादी मानते हैं कि महिला अधिकारों के नारीवादी आंदोलन की मान्यता दी जाए। महिला अधिकारों के अभाव में नारीवाद फीका है। सच्चे अर्थों में यदि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले तभी वे वास्तव में आज़ाद होंगी। भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार संवैधानिक रूप दिए गए हैं। वैसे यह विडंबना है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार न दिया जाए। एक विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि नारीवाद पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह और पुरुषवाद महिलाओं को पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करने की बात करता है। पुरुष की श्रेष्ठता पूर्वाग्रही और सामंती मानसिकता व महिलाओं को हीन समझने वाले सामंती व्यवहार पर आधारित है। जमीन, मकान, पशु की तरह स्त्री को भी लोग अपनी संपत्ति मानते हैं। यह एक दूसरी विचारधारा के अनुसार महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें पुरुषों के समान सभी अधिकार मिलने चाहिए और इस विचारधारा के लोग स्त्री का सम्मान चाहते हैं। शक्ति, योग्यता, क्षमता तथा अन्य किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से निम्न नहीं है। अतः मनुष्य के समकक्ष नारी का हक और अधिकार। अतः नारीवाद को पैतृक संपत्ति में परिवर्तन करते हुए पुरुष प्रभुत्व में मुक्ति दिलाते हुए समाज में समानता और सम्मान चाहता है, जिससे महिलाएं शक्तिशाली हो सके। पहला इसमें आपका आता है कि उदारवाद यानी कि उदार नारीवाद। इसमें लिखना होगा कि हेडिंग में आप लिखेंगे उदार नारीवाद यानी कि उदार नारीवाद। इसमें लिखना होगा कि प्रारंभिक नारीवाद की शुरुआत जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से मिलती है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों में महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि उग्र नारीवाद। इस नए नारी आंदोलन की शक्ति बनाने में महिलाओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। महिला संगठनों ने पुरुषों को अपना दुश्मन बताया है और पुरुषों द्वारा महिलाओं को दमन किया जाता रहा है और पुरुषों के प्रभुत्व को उखाड़ना, उनकी चुनौती देना उग्र महिला शक्तिवादियों का प्रमुख लक्ष्य है। हमारे देश में महिलाओं की जो उन्नति के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति कमज़ोर एवं दलित पतित जैसी है। शिक्षित समाज में अब कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन अशिक्षित समाज में यह एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर कम पड़ा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है कि विकेंद्रीकरण होता है। इसमें आपको लिखना होगा विकेंद्रीकरण में कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक साथ अपने केंद्र के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, यानी कि केंद्र के बजाय उसे हम स्थानीय स्तर पर विभाजित करें या उसे हम बांटें, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और यह सच्चा विकेंद्रीकरण का मूल आधार माना जाता है, अर्थात आम जनता तक शासन सत्ता की पहुंच की जो सुलभ बनाने की
बनाने की प्रक्रिया है वही विकेंद्रीकरण है। वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक जगह से संचालित ना होकर अलग अलग जगहों के स्तर से संचालित होता है। उन कार्यों से संबंधित निर्णय भी उसी स्तर के लिए किए जाते हैं तथा उनसे जुड़ी समस्याओं में समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर तथा जिला पंचायत स्तर में संचालित होती है। फिर आपका आता है विकेंद्रीकरण का महत्व। इसमें लिखना होगा कि शासन व सत्ता में आम जन की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है। जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था ही एक कारण उपाय है। विश्व स्तर पर स्थित इस तथ्य को माना जा रहा है कि लोगों की जो सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास को कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन के कार्यों को करने की पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही को हर स्तर में सुनिश्चित करने के रास्ते खेलती हैं। उसके बाद फिर प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे के सहयोग व उनमें आपसी यानी कि सामंजस्य पर हर स्तर पर उपलब्ध समाधानों संसाधनों का आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। साथ ही हर स्तर पर प्रत्येक इकाई अपने संसाधन एवं स्वयं जुटाने का अधिकार व जिम्मेदारी होता है। लेकिन विकेंद्रीकरण का यह अर्थ नहीं कि हर कोई अपने अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्य करने की स्वतंत्रता सुशासन के संचालन के लिए बनाए गए नियम कानूनों के दायरे के अंदर होती है। उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन आता है कि न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है और उन्हें संयम से पूर्व यानी कि उन्हें समय से पूर्व पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका। अब इसमें आपको लिखना होगा कि न्यायाधीशों का कार्यकाल जो माना जाता है, न्यायाधीश अपने पद पर कितने समय तक कार्य करें, यानी इस संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। क्या क्या इसमें कौन कौन सी? पहला तो है एक प्रथा, तो वह न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाए और उसके बाद अवकाश दे दिया जाए। भारत और स्विट्जरलैंड में इसी आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं। भारत में और कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ये दोनों ऐसी जगह हैं जो एक ही आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। दूसरी प्रथा के अनुसार एक बार न्यायाधीशों को उनके पद पर नियुक्त कर दिया जाए और उनके जीवन पर्यंत पर अपने पद पर बने रहें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके से। उसके अंदर फिर हेडिंग डालेंगे समय से पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। क्यों हटाया जाता है ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताया कि न्यायाधीशों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पर उन्हें समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सामान्यतः संबंधित न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाता है। जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो हटाने का जो मूल रूप माना जाता है वो हमें उन पर महाभियोग चला जाता है और महाभियोग पारित होने के बाद न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। भारत और अमेरिका में महाभियोग के द्वारा ही न्यायाधीशों को समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अगर हमारे भारत में और अमेरिका में एक दो देश ऐसे हैं जिसमें हम समय उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो उन्हें हम समय से पूर्व महाभियोग के द्वारा उनके पद से हम रिक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन आपका आता है कि एक दलीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है कि एक दलीय प्रणाली क्या होता है। अब आपका आता है एक दलीय प्रणाली जिस देश में एक ही दल का प्रभाव या अस्तित्व होता है उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे जिस देश में एक ही दल का प्रभाव स्थापित हो तो उसे हम एक दल प्रणाली कहते हैं। जैसे कुछ देशों में एक ही दल का प्रभाव होता है और अन्य दल नागण्य होते हैं, यानी कि ना के बराबर होते हैं। कई देशों में तो संविधान द्वारा अन्य दलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा होता है। जहाँ पर एक ही दल होता है वही शासन का संचालन करता है। यद्यपि दल संपूर्ण जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यानी उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं। जर्मनी, चीन, क्यूबा और रूस में एक दलीय व्यवस्था को
ही अपनाया गया है। कौन कौन से देशों को? पहला तो आपका आता है जर्मनी, उसके बाद में फिर आपका आता है चीन, उसके बाद में फिर क्यूबा और रूस जैसे देशों में एक ही दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। एक दलीय प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ दिखाई देती हैं। कौन कौन सी कमियाँ दिखाई देती हैं? पहला तो आपका आता है इसमें एक दलीय प्रभाव वाले राज्यों में शासक दल निरंकुश रूप धारण कर सकता है। दूसरा आपका आता है इसमें कि इस प्रणाली में संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें कि विभिन्न विचारधाराओं में केवल एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व इस प्रणाली में होता है। फिर चौथा, नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है और यहाँ तक कि वे भाषण तक नहीं दे सकते हैं। यानी कि वह क्या करते हैं, यहाँ तक कि वह भाषण नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें भाषण देने का व्यवस्थाएं नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है पाँचवा नंबर कि एक दलीय व्यवस्था में सरकार यानी कि एक दलीय व्यवस्था में सरकार द्वारा निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं और इसीलिए इसे जनहित के विरुद्ध माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? ये जनहित के विरुद्ध माना जाता है। दूसरे में छठा आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवार चुनने की सीमित स्वतंत्रता होती है। यानी कि जो हमारे मतदाता होते हैं वो उनको चुनने के लिए होती है, वो सीमित स्वतंत्रता होती है। उसका में नेक्स्ट को आपका आता है कि राज्य के नागरिक सरकार की आलोचना नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो राज्य के नागरिक हैं वो सरकार की आलोचना नहीं करते हैं और ना करने पर उनको नहीं करने का वो दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है और इसीलिए सरकार मनमानी निर्णय लेती रहती है। इन्हीं उपयुक्त कमियों के कारण एक दलीय व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को एक दलीय प्रणाली समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो 17 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है और 19 में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों खंड सा। खंड सा में आपका केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 500 शब्दों में लिखना है। 8वां आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंड से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, दंड आप समझते हैं क्या, दंड क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता देंगे क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग हो जाएगा तो इसे समझ में थोड़ा नहीं आता है। इसका मैं अलग से वीडियो डालने का प्रयास करूंगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के जो भी अलग से वीडियो पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपको लिखने में भी तरीके भी समझ में आ जाएंगे। तो इस वजह से आपको अलग से बताने में समझ भी आएगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां आता है कि राज्य के कार्य संबंधी ही समाजवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन आता है कि बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय और द्विदलीय और एकदलीय प्रणालियों की मूल्यांकन कीजिए। बहुदलीय, द्विदलीय और एकदलीय होता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा टॉपिक से बता दें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। बहुदलीय में होता है कि जिस देशों में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं उसे हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे हमारा भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, श्रीलंका हो गया और हालैंड को हम एक ही श्रेणी में रखते हैं। और बहुदलीय में 2 प्रकार के शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलते हैं। पहला तो कुछ राज्यों में 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं लेकिन शासन की जो शक्ति है वो एक ही दल में होती है या एक ही दल का प्रभाव होता है। सन 77 में तक भारत में कई दल थे लेकिन प्रभावशाली दल केवल कांग्रेस पार्टी थी। और दूसरी, अधिकांश देशों में 2 से अधिक दल होते हैं लेकिन शासन की जो किसी भी दल का एक अधिकार नहीं होता है। बहुदलीय व्यवस्था के होने से एक दल की जो स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अस्थायी सरकारें होती हैं। उसके बाद फिर द्विदलीय क्या होता है, द्विदलीय ये होते हैं कि जिन देशों में मुख्य रूप से 2 ही दलों का प्रभाव होता है उसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ब्रिटेन में 2 से
यानी कि दो ही दलों का प्रभाव होता है, जिसमें शासन की शक्ति इन्हीं दोनों दलों में भ्रमण करती हैं। इसमें एक दल शासन में होता है और दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। यानी कि द्विदलीय व्यवस्था में विपक्ष शक्तिशाली होता है और सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण लगाता है। और फिर आपका आता है एक दलीय प्रणाली। जिस राज्यों में एक दल होता है उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं, जिसको मैंने आपको इसके पहले बताया ही है। जिसमें संविधान द्वारा अन्य दलों के गठन पर या तो प्रतिबंध होता है या एक ही दल का मुख्यता होता है, यानी कि प्रमुखता होती है। जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक दलीय प्रणाली का उदय हुआ। साम्यवादी देशों में प्रायः एक दलीय प्रणाली विकसित हुई, जैसे चीन और क्यूबा में अभी भी एक दलीय प्रणाली है। और एक दलीय शासन प्रणाली में राज्य का कोई अन्य दल नहीं हो पाते हैं, यही दल शासन में होता है। यद्यपि ये लोग जनता में अपने सदस्य चुनते हैं। तो ये होता है एक दलीय और द्विदलीय और त्रिदलीय प्रणाली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बता दूं, आपका जो मॉडल पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश का आएगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया हूं। तो वीडियो आप लोग को ज़रूर शेयर करते रहिए एक दूसरे को, और वीडियो अच्छे लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।